नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज से 2 महीने पहले ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक परिवार से लूटपाट और बलात्कार करने वाले बदमाशों को पुलिस ने आज धर दबोचा। आज सुबह जेवर के पास मुठभेड़ में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक घटना में बदमाश घायल हुआ है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने घेर कर इन बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस की पकड़ में नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि जेवर हाईवे गैंगरेप और मर्डर केस में शामिल शातिर अपराधी हैं। यूपी की नोएडा पुलिस ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाश बावरिया गिरोह के गुर्गे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 मई की रात 4 महिलाओं से गैंगरेप को अंजाम दिया गया था। इन्हीं लोगों ने गैंगरेप के दौरान विरोध करने वाले परिवार के एक सदस्य की हत्या भी कर दी थी। यूपी पुलिस ने इन्हें जेवर से गिरफ्तार किया, उसी जेवर से जहां 2 महीने पहले इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। एक चीज महत्वपूर्ण जो इस पूरे 2 महीने के दौरान हुई कि हम लोगों ने काफ़ी गैंग्स पे काम किया। कई जो लोकल अपराधी थे उनकी संलिप्तता के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी की, छानबीन की, और जो विभिन्न घुमंतू गैंग हैं उन पे भी हम लोगों ने काम किया। इनकी गिरफ्तारी बड़ी ही नाटकीय तरीके से हुई। नोएडा पुलिस के मुताबिक शनिवार रात पुलिस को जेवर इलाके में इनकी मौजूदगी की खबर मिली थी। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस को 4 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस पर गोली चलाने वाला कोई आम अपराधी नहीं होता, लिहाजा पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से 24 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की तो वो सच बाहर आ गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये अपराधी 2 महीने पहले जेवर में गैंगरेप और लूट को अंजाम देने वाले निकल आए। इन लोगों से जब फर्दर पूछताछ हुई और इंटरोगेशन हुआ तो उसमें जो हमारी घटना थी जेवर वाली, तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें थी वो न केवल इन लोगों ने स्वीकार की घटना, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे एविडेंसेस थे, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, वो इन लोगों की निशानदेही से हम लोगों ने बरामद की। पकड़े गए बदमाश भरतपुर, झज्जर और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बदमाशों ने जेवर गैंगरेप कांड को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। बदमाशों के पास से जेवर कांड के पीड़ितों के 2 मोबाइल भी मिले हैं। साथ ही इनके पास से 3 तमंचे, जेवरात, कार, सरिया, एक्सेल आदि सामान बरामद किया गया है। इनके पास से एक 12 बोर का, एक 315 बोर का, ये एक 32 बोर का, ये 3 इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं। और उसके अलावा जो ज्वेलरी थी, कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि जो हमारे घटना में मोबाइल्स गए थे जो वादी के, उनके 2 मोबाइल भी इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग रात के समय वारदात को अंजाम देते थे। चर्चित जेवर कांड में गिरोह के 8 लोग शामिल थे। घटना में उन्होंने स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लूट के इरादे से जेवर कांड को अंजाम दिया था। एसएसपी ने बताया कि 4 महिलाओं से गैंगरेप की पुष्टि जांच के आधार पर हुई थी, जिसमें न केवल एफएसएल की रिपोर्ट बल्कि महिलाओं के बयान, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मुलजिमों का इंटरोगेशन। अगर हम इन टोटलिटी बात करें तो ये प्रथम दृष्टया हमारी विवेचना से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि 4 महिलाओं के साथ अपराध कारित किया गया। हाईवे पर गैंगरेप और मर्डर को अंजाम देने वाले इन अपराधियों को पकड़ने के लिए नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की टीम 2 महीने से कोशिश कर रही थी। इनकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। एसएसपी लव कुमार ने इस की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि हमने जाल बिछाकर काफ़ी मेहनत करके इन बदमाशों को पकड़ा। रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने सालों से फ्लैट न देने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई करने की सख्त बात कही है। मुख्यमंत्री बोले हैं कि वादों पर अगर आप खरे नहीं उतरे तो आप पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा
तो सरकार को कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे उन स्थितियों में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये बात राहत देने वाली होगी। मुख्यमंत्री ने बिल्डरों को दो टूक समझा दिया कि वादे पर खरे उतरें या फिर खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। जिसने 10 लाख का आवास बुक कराया था उसको भी आवास नहीं मिला, और जिसने 5 करोड़ का आवास बुक कराया था उसको भी आवास नहीं मिला। बहुत समय तक बातचीत से समस्या का समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा, तो सरकार को कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे उन स्थितियों में। रेरा एक्ट उस दिशा हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करता है। रविवार को कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ी बेबाकी से बात रखी। कहा, लोगों का विश्वास खोएंगे तो बिल्डर्स को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्डर्स और बायर्स का एक बहुत बड़ी समस्या भी हम सबके सामने आई है। जिन लोगों के लिए आप आवास बनाना चाहते हैं, जब उनका विश्वास आप खोएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यवसाय पर भी और आपकी सेवा के कार्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। अवैध कॉलोनियां बसाकर सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने वालों पर भी मुख्यमंत्री गर्म दिखे। कहा, लोग मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन सरकार खामियाजा भुगतने को मौजूद है। मुनाफा कुछ लोग कमा लिए लेकिन उस सरकार के ऊपर एक बोझा डाल दिए। अब सरकार उसको ले रही है, सरकार उसको कार्य करे, सरकार वहां पे सड़क बनाए, सरकार वहां पे बिजली दे, सरकार वहां पे पानी दे, सरकार वहां पे ड्रेनेज की व्यवस्था करे, सरकार वहां पे सीवरेज की व्यवस्था करे। कहीं ना कहीं इस स्थिति को किसी न किसी एक सीमा के अंदर हमें उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा तो तय करनी पड़ेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों लोग अभी भी अपने फ्लैट के लिए परेशान हैं। बिल्डरों की करतूत से वो आर्थिक दबाव सहने को मजबूर हैं। तय वक्त पर मकान देने का वादा अब तक वादा ही है। फ्लैट मालिक बिल्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर योगी सरकार इस ओर सख्त कदम उठाए तो ये बड़ी राहत होगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में योगी सरकार के दीनदयाल जन्म शताब्दी कार्यक्रम के दौरान बत्ती चली गई। ये बत्ती उस वक्त चली गई जब राज्य के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह भी वहां मौजूद थे। लक्ष्मी नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तभी बिजली गई। मजबूरन मंत्री जी को अंधेरे में ही अपना भाषण देना पड़ा। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में संस्कृति विभाग का कोई श्रद्धालुओं को गाजियाबाद में 50 करोड़ की लागत से वृंदावन में ये सांस्कृतिक प्रोग्राम मैं ये कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में संस्कृति विभाग का दीनदयाल जन्म शताब्दी कार्यक्रम के दौरान बिजली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे। मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह उस वक्त भाषण दे रहे थे जब ये बिजली गई। रुख अगली खबर का। दलितों को साधने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली बीएसपी चीफ मायावती ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर न सिर्फ दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया बल्कि ये भी कहा कि बीजेपी को वो चैन से नहीं रहने देंगी, कि बीजेपी को चैन नहीं लेने देंगी, और ये भी कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। कि अब हमारी पार्टी इनको पूरे देश में व खासकर उत्तर प्रदेश में इनकी इस मानसिकता का व रवैये का जरूर पर्दाफाश करेगी व इनको आसानी से अब चैन से बैठने नहीं देगी। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेगी। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मायावती अब संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने जा रही हैं। मायावती यूपी में पूरे 10 महीने तक लगातार दौरा करेंगी। 18 सितंबर 2017 से 18 जून 2018 तक यूपी के कमोबेश हर इलाके में जाने का कार्यक्रम है। 23 जुलाई को पार्टी के नेताओं और कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मायावती की मौजूदगी में रणनीति बनेगी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले चरण का ये कार्यक्रम 18 सितंबर से ही शुरू किया जाएगा। मायावती ने 18 सितंबर को मेरठ की रैली से अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। हर महीने वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगी।
18 तारीख तय करने के पीछे की वजह भी दिलचस्प है। इसी दिन बीएसपी सुप्रीमो ने राज्यसभा को त्यागा था, लिहाजा हर महीने की 18 तारीख को पार्टी ने कार्यक्रम के लिए चुना है। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख को ही केवल एक स्थान पर 2 मंडलों को मिलाकर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख को मैं खुद पहुंचने वाली हूँ। इसके जवाब में एनडीए के दलित चेहरे रामदास अठावले सामने आए। दरअसल मायावती को अपने कैडर वोट के खिसकने की चिंता खाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की ताकत 20 विधायकों तक सिमट गई। दलित वोट मायावती को छोड़ बीजेपी की तरफ खिसका। अब 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के सामने एक बार फिर पार्टी को खड़ा करने की चुनौती है। माया हर हाल में कैडर वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। सहारनपुर के नाम पर बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का इस्तीफा या उन्हें पद से हटाया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से सदन में उठाएगी। मतलब विधानसभा के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीजेपी ने अब ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करो या फिर हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। और इस्तीफे की बात हो रही है तो क्या होता है, और अगर ये इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं तो हम विधानसभा में इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाएंगे कि एक दागी मंत्री मुख्यमंत्री के बगल में कैसे बैठ सकता है। इसलिए दागी मंत्री इस्तीफा दो। इस मुद्दे को लेकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा को चलने नहीं देंगे। और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी रही है। वे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। जब चारा घोटाले के दौरान भी अगर इस यानी राजद की सरकार को अगर किसी ने कंधा देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। वो तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया। बीजेपी से क्या मतलब है, ये तो उनकी मांग। हम तो विपक्ष के नाते हमारा काम है बोलना, मांग करना, इस्तीफा दो। लेकिन ये तो जनता दल युग के लोगों ने मांग किया कि आप सफाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए आज संसद में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम में शामिल होने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत दोनों सदनों के सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर महामहिम प्रणब मुखर्जी ने 48 साल के अपने राजनीतिक सफर पर दिल खोलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र किया। सार्वजनिक जीवन के आखिरी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद करना प्रणब दा नहीं भूले। सोमवार को प्रणब दा के कार्यकाल का आखिरी दिन है। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने राजघाट के सभी कर्मचारियों को हटा दिया है। 7वीं की छात्रा की शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। यह पटियाला की रहने वाली हश्मिता। इस मासूम सी उम्र में 7वीं कक्षा की छात्रा हश्मिता ने वो कर दिखाया जिसे अक्सर हम और आप देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर सरकार और व्यवस्था को कोसकर अपनी जिम्मेदारी का कोरम पूरा करने का दंभ भरते हैं। लेकिन हश्मिता ने अपनी जागरूकता से पीएम मोदी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। आप जानना चाह रहे होंगे आखिर इस मासूम ने ऐसा क्या किया, तो जरा इसे सुने। राजघाट में ऐसी करप्टेड वो स्टाफ है और वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही है। सही सुना आपने। दिल्ली घूमने आई हश्मिता राजघाट के स्टाफ से खफा थी। वजह बड़ी वाजिब थी, उसे यहाँ भ्रष्टाचार दिखा। पहले उसने स्टाफ से शिकायत की, नहीं सुनी गई तो सीधे लिख दिया पीएम मोदी को खत। हश्मिता ने देखा कि बापू के समाधि स्थल पर ही भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जूते रखने वाले स्थान पर की जा रही थी अवैध वसूली। बोर्ड लगा था जूते चप्पल रखने के पैसे नहीं देने का, लेकिन स्टाफ के लोग भारतीयों से 10 रुपए और विदेशियों से 100 रुपए तक वसूल रहे थे। हमने लिखा था
कि जो इंडियन से वो ले रहे थे 10-20 रुपए, फॉरेनर्स को क्या पता था इंडिया के बारे में, तो फिर उन्होंने फॉरेनर से ले लिए 50 या फिर 100 रुपीज। वो ये बहुत ज्यादा लूट मचा रहे थे। बापू की समाधि पर देश की छवि खराब करने वाला ये नजारा देखकर हश्मिता खामोश नहीं रह सकी। उसे पीएम मोदी की चिल्ड्रंस डे पर दी स्पीच याद आई और उसे लगा पीएम मोदी इस भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हुआ भी वही। अब हश्मिता को मिला है पीएम मोदी का लिखा जवाबी खत, जिसमें साफ तौर पर राजघाट के भ्रष्टाचारी स्टाफ को पूरी तौर पर बदले जाने का जिक्र है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। ये मामला द्वीप का है, जहां 4 लड़के समंदर पर सेल्फी ले रहे थे। अचानक समंदर की ऊंची लहर आई और चारों को अपने साथ समंदर में ले गई। एक खुशनसीब था जिसकी जान बच गई, लेकिन उसके 3 दोस्त अभी भी लापता हैं। सेल्फी का शौक कितना खतरनाक साबित होता है, कैसे जानलेवा बनता है, ये लगातार न्यूज़ में हम आपको दिखाते हैं और ये आग्रह भी करते हैं कि कम से कम सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल मत डालिए। लड़के आपको नज़र भी आ रहे हैं पानी में, लेकिन एक ही भाग्यशाली था जो बच पाया है। और ये वो तमाम लोग हैं जो सेल्फी ले रहे हैं। समंदर उफान पर है, ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये इस तरह से लहर आई और सबको ले गई।